क्लास 9th में होम साइंस पढ़ेंगे। आज हम लोग होम साइंस में चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है चैप्टर 4 का नाम? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है? हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो परिवार में विभिन्न आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी आवश्यकताएं पड़ती हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। घर की अर्थव्यवस्था के बारे में। और तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था यानी परिवार में जो भी आय और व्यय आता है, तो परिवार में आय और व्यय के नियंत्रण होना। ठीक है, आय और व्यय का नियंत्रण होना। आय मतलब जो इनकम आता है और व्यय मतलब जो खर्च होता है। तो खर्च में और आने का जो इनकम है उस पर नियंत्रण होना, और जहां आवश्यकता है उस आवश्यकता पड़ने पर अपने पैसों को खर्च करना, ये आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। तो अगर हम इसको परिभाषित करें तो कैसे कहेंगे कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आय और व्यय पर नियंत्रण बना रहता है, और जो सृजनात्मक कार्य है उसमें व्यय किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एक बार और सुनिएगा कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होगी। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आय और व्यय का एक नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, और उसमें सृजनात्मक कार्य होते हैं, यानी घर को सुंदर बनाने के लिए ही जो व्यय होता है वो किया जाता है, फिजूल खर्च से बचते हैं उसमें। ठीक है, जब हम अर्थव्यवस्था तैयार करते हैं, जब हम कोई व्यवस्था बनाए रखते हैं तो उसमें कोई फिजूल खर्च नहीं हो पाता है। तो इसका महत्व क्या होता है, हम लोग महत्व पर प्रकाश डालेंगे। तो अर्थव्यवस्था का महत्व, तो देखिए अर्थव्यवस्था का महत्व होना बहुत ही आवश्यक है। यदि व्यवस्था बनाकर चला जाए तो परिवार में जो भी आवश्यकताएं हैं वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सकती है। तो इसका महत्व ये है कि सबसे पहले परिवार का कुशल संचालन, सही तरीके से परिवार का संचालन हो जाता है। अच्छी तरह से विभिन्न परिवार के विभिन्न सदस्यों का जो आवश्यकताएं होती है उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है यदि हम व्यवस्था बनाकर चलते हैं। तो उसके बाद फिर आवश्यकताओं की पूर्ति, उसमें भी समझ लीजिए कुशल संचालन होता है, तो उसमें जो भी उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो भी पूरी हो जाती है। इसके बाद है व्यय का संतुलन भी बना रहता है। जो हम खर्च करते हैं तो हमें एक व्यवस्था बनाकर चलते हैं, तो व्यवस्था के अंतर्गत एक बजट तैयार किया जाता है। उस बजट के अंतर्गत हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हमारा इनकम कितना है और हमें खर्च कितना करना है, मंथली कितना खर्च करना है। ठीक है, तो व्यवस्था बनाने का ये फायदा होता है। क्या होता है? व्यय का संतुलन बना रहता है। अब ऐसा ना हो कि यदि हम इस अर्थव्यवस्था को बनाकर नहीं चलते, यदि हम व्यवस्थित होकर नहीं चलते हैं, तो होता क्या है कि जितना आय इनकम आ नहीं रहा है उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो हमें इसका अंदाज़ा नहीं हो पाता है। इसलिए हमको व्यवस्थित करके चलना चाहिए। परिवार को की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। इसके बाद है सुख शांति की पूर्ति, और परिवार के प्रत्येक सदस्यों को सुख शांति भी मिलती है, सभी खुश भी रहते हैं क्योंकि सभी की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। इस वजह से ये व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के कारक कौन कौन से हैं या तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तत्व या कारक। तो अर्थव्यवस्था के तत्व जो हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था एक प्रक्रिया है, हमने आपको बताया, परिभाषित किया कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है? जब हम उस काम को करते हैं यानी व्यवस्था बनाते हैं, तो जब व्यवस्था बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत
आसानी से व्यवस्थाएं बन जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक जटिल प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? बहुत जटिल है, क्योंकि जब कोई गृहिणी व्यवस्थित करती है अपने परिवार की व्यवस्था को, बजट बना करके चलती है और उस बजट के अंतर्गत जब वो काम करती है, तभी जा करके उसका परिवार सुखमय और आवश्यकता अनुसार सभी सदस्यों के, परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार वो बजट बनता है, तभी जा करके वो परिवार सही से चल पाता है। यदि वो बजट नहीं बनाती है, सही से व्यवस्थित करके नहीं चलती है, तो बिना सोचे समझे, यदि जो मुखिया होती है परिवार की, तो यदि वो बिना सोचे समझे व्यय करेगी, जो भी उसके पास इनकम आ रहा है उसको बिना सोचे समझे यदि वो खर्च करती है, तो उससे बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा कमियां आ जाती हैं, किसी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उस समय जो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको बजट बनाकर चलना पड़ता है। ठीक है, इसलिए यदि वो व्यवस्थित होकर के काम करेगी तो ये समस्याओं से वो बच सकती है। तो कहना आसान नहीं है कि वो एक प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, उसको पहले से, मतलब उस प्रक्रिया को पहले से तैयार करने के बाद ही परिवार को चलाना है। यानी अगर अगले महीने का खर्चा हमको उठाना है तो अगले महीने की तैयारी पहले रखनी है। ठीक है, कि हमको किस महीने में क्या क्या चीज़ें लेना है, तो इसको व्यवस्थित बनाकर चलना है। घर के सामान से लेकर के, घर की सुंदरता से लेकर के, घर को सजाने से संबंधित सारी आवश्यकताओं को पूरा करना एक गृहिणी का कर्तव्य होता है, उसको काम करना है। अब उसको, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बजट बनाती है, किस तरह से अपनी आवश्यकताओं को, अपने परिवार की आवश्यकताओं को, और साथ ही साथ जो परिवार में जो कमियां हो रही हैं, जो चीज़ें घट रही हैं, उसको पूरा करना। ठीक है, तो ये जटिल प्रक्रिया है। कर्ता की भूमिका, यानी जो काम को करता है, ठीक है, परिवार में एक ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो काम को करता है। ठीक, यानी कर्ता की भूमिका क्या है, यानी गृहिणी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसको जगह जगह देखना पड़ता है कि हमें बच्चे की क्या क्या आवश्यकता है उसको पूरा करना, फिर परिवार में अन्य सदस्य जो है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। साथ ही साथ व्यय की योजना एक इम्पॉर्टेंट है। व्यय की योजना, यदि हम योजना बनाकर चलते हैं, ठीक है, गृहिणी योजना बना करके चलती है कि हम इस महीने में इतना खर्च करेंगे। यदि मान के हम चलते हैं कि 10,000 हमारा महीने का है, तो हम उसमें कितना खर्च करें, मंथली कितना खर्च करें, और तो ये हो गया व्यय की योजना। फिर है रहन सहन का स्तर, इस पर भी असर पड़ता है। रहन सहन के स्तर पर मान लीजिए स्तर को देखा जाए तो 3 तरह के स्तर होते हैं, एक निम्न स्तर पे आता है, एक मध्य स्तर पर और एक उच्च स्तर पर। तो ज़्यादातर लोग मध्य स्तर में अपने खर्च को पूरा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो खर्च तो करते हैं, लेकिन कभी कभी उससे ज़्यादा हाई फाई खर्च करने लगते हैं, जिसको विलासिता कहा जाता है। ठीक है, हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को और बेहतर काम करना, अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के, और इस तरह से हम खर्च को बढ़ा देते हैं, तो वो हमारा विलासिता के अंतर्गत आता है। तो इस पर भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्तर क्या है। हम उसी स्तर का, चाहे वो कपड़ा हुआ, चाहे वो भोजन हुआ, इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही खर्च करना चाहिए। तो रहन सहन के स्तर का भी असर पड़ता है किस पर? अर्थव्यवस्था पर। फिर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के कारण भी ये अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। परिवार के सदस्यों की संख्या, अब इस पर भी आय व्यय का असर पड़ेगा। इनकम कम होगी, सदस्य संख्या ज़्यादा है परिवार में, तो खर्च ज़्यादा बढ़ेगा। यदि इनकम ज़्यादा है तो अगर परिवार में सदस्य संख्या ज़्यादा है तो उस हिसाब से
खर्च बढ़ता है। तो एक योजना के तहत और बिना सोचे समझे हम किसी फिजूल खर्च को न करें, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है, यानी पूरी व्यवस्थाओं पर असर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पूरी डगमगा जाती है। तो सोच समझ करके भी जो ग्रीडी है, जो करता धरता है, काम को करने वाले हैं, परिवार को चलाने वाले हैं, उनको ये समझदारी होनी चाहिए कि वो किसी भी खर्च कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें अगर हम किसी चीज़ में अपना पैसा लगा रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा ना लगाएं, जितनी आवश्यकता हो उतना ही करें, उससे ज़्यादा यदि हम लगाते हैं तो वो हमारा व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये तत्व है, इसका हमको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या होती है, इस पर ध्यान दिया जाए। तो अर्थव्यवस्था की विशेषताएं मूल रूप से ये है कि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, परिवार को सुखमय बनाना, परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताएं पूरी होंगी तो सभी परिवार में जो भी सदस्य हैं वो सब खुश होंगे और समय के अनुसार काम होगा, परिवार में समय के अनुसार काम होगा, साथ ही साथ बचत का भी प्रावधान होना चाहिए। जैसे तो पहला क्या है कि आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है इसमें कि जो अर्थव्यवस्था यदि हम सुचारू रूप से चलाते हैं तो उसकी विशेषता ये हो जाएगी कि जो परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है कि किस सदस्य को किस चीज़ की आवश्यकता है, हम उसकी आवश्यकताओं को पूरी करें। ठीक है, यदि बच्चे के पास कॉपी नहीं है तो उसको तुरंत कॉपी उपलब्ध कराई जाए, यदि उसकी फीस जमा नहीं है तो तुरंत उसकी फीस जमा कराई जाए। तो ये सारी उसकी मूल आवश्यकताएं हैं, ज़रूरी है उसके लिए। तो ये बच्चे की बात हो गई। वैसे ही जो भी बड़े बुजुर्ग घर में हैं उनकी सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना एक परम गृहिणी का कर्तव्य होता है। तो ये सारी चीज़ें एक कुशल गृहिणी को ध्यान देने योग्य है। इसके बाद है व्यय करते समय आय को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम अपने इनकम को ध्यान में नहीं रखेंगे और व्यय खर्च करते जाएंगे तो हमारी नौबत ये आ सकती है ऋण की, कि हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो, यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देंगे तो हम ऋणी भी हो सकते हैं और हम हो सकता है उसकी ऋण को हम चुका ना पाएं। तो इस वजह से हमें खर्च करने से पहले ये ध्यान देना होगा कि हमारी इनकम कितनी है, हम उसके हिसाब से ही खर्च करें, उससे ज़्यादा खर्च ना करें। तो ये आवश्यक विशेषता है इसकी। फिर यदि हम व्यवस्थित होकर के चलते हैं तो हम इससे बच जाते हैं, यानी फिजूल खर्च से बच जाते हैं। और बचत का प्रावधान, गृह अर्थव्यवस्था करने से बचत का भी प्रावधान हो जाता है, हमें तरीका मालूम हो जाता है कि हमको कैसे बचत करना है, और बचत भी इम्पॉर्टेंट होता है और इनकम उससे बचती भी है। व्यवस्थित करने से, व्यवस्थित करके यदि हम अपने परिवार को चलाते हैं तो उससे बचत भी होती है। फिर पारिवारिक संतोष के प्रति सजगता। ठीक है, सभी परिवार को के सदस्य जो है, परिवार में सभी सदस्य जो है वो संतोष, उनके अंदर एक संतोष की भावना हो कि हमको जो कुछ भी मिल रहा है वो बेहतर तरीके से मिल रहा है, सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी हो रही हैं, तो उन जो सदस्य है परिवार के वो संतोषी हो। ठीक है, संतुष्ट हो अपने परिवार से। ठीक है, तो ये सारी चीजें विशेषता के अंतर्गत आती हैं। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए यदि हम अर्थव्यवस्था के कुछ मुख्य सिद्धांतों का पालन करें तो अर्थव्यवस्थाएं अच्छी तरह चल सकती हैं। तो अर्थव्यवस्था के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, इस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं कि अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, इसमें पहला है लक्ष्य। तो हमें सबसे पहले एक लक्ष्य बना करके उसके बाद उसकी योजनाएं तैयार करनी चाहिए। हमारा एक लक्ष्य बनेगा जिसकी वजह से हम कुछ अपने आय को बचाएंगे, कुछ इनकम बचाएंगे भविष्य के काम के लिए। तो लक्ष्य बनाते हैं, एक लक्ष्य होता है हमारा कि फला बच्चे की शादी करनी है या फला बेटी की शादी करनी है हमें, या किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए,
तो इस उद्देश्य से हम पैसे का क्या करते हैं, बचत करते हैं, और उस बचत पैसे का ही हम सही समय पर उपयोग करके और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो पैसा क्या है, इम्पोर्टेंट, अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए। दूसरा है आय का विश्लेषण। आय का विश्लेषण यानी कि हम आय जो आ रही है उसको ये ध्यान में रखना है कि उसको किस तरह से हम प्रयोग करें, कहाँ उचित होगा, हमारा इनकम कहाँ यूज करना कहाँ उचित है, यानी जहाँ आवश्यक है, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है हम सिर्फ उसी चीज़ का प्रयोग करें, उसी चीज़ को लें, उस जगह पर हम अपना इनकम लगाएं, और जहाँ पर हमें आवश्यकता नहीं है वहाँ हम ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम उसको आवश्यकता से अधिक ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमारे अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी आ सकती है। तो इस वजह से आय का विश्लेषण यानी हमको आय का सही ज्ञान होना चाहिए कि हमको कहाँ पर पैसा खर्च करना है और कहाँ पर करना नहीं है। ठीक है, जिस जगह पैसा खर्च करना उचित है वहीं पर उसको खर्च किया जाए। फिर है अल्प तथा दीर्घकालीन योजनाएं। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमको एक योजना भी बनाकर चलनी पड़ेगी, और योजनाएं दो तरह की होती है, एक होता है अल्पकालीन और एक होता है दीर्घकालीन, यानी कम समय के लिए योजना बनाना और एक होता है लंबे समय के लिए योजना तैयार करना। कम समय के लिए योजना बनाना क्या होगा, जैसे कि कम समय के लिए आप कह सकते हैं इसको कि भोजन, कपड़ा, यानी कि हमें अगर किसी अच्छे भोजन खाने का मन हो रहा है तो उसके लिए हम जो भी पैसा प्रयोग करते हैं, या कुछ नया ड्रेस जो आवश्यक हो, जहाँ त्योहार पर लोग कपड़े बनवाते हैं, तो जहाँ पर आवश्यक होता है, ठीक है, जो ज़रूरी होते हैं, यहाँ पर जैसे किसी का बर्थडे, जन्मदिन वगैरह पड़ता है तो कपड़े खरीदे जाते हैं, या त्यौहार पड़ता है तो कपड़े खरीदे जाते हैं, तो जहाँ पर उचित हो वहीं पर इन कपड़ों को खरीदा जाए। तो क्या हो गया, एक योजना बनाकर, ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से यदि हम उसका प्रयोग करें तो अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। अब दीर्घकालीन में हो गया, दीर्घकालीन के लिए कि हम एक योजना तैयार किए हुए हैं कि उस हिसाब से हम पैसे की बचत करते जा रहे हैं ताकि हमारे इस समय उस पैसे का उपयोग हो जाए सही तरीके से। तो एक हम क्या है, पहले से योजना तैयार किए हुए हैं और हम उसकी तैयारी पहले से रख रहे हैं ताकि हमारा आने वाला कल जो है, यानी अगर हमें अपनी बच्चे की शादी करनी है या किसी के वहाँ शादी में कुछ देना है तो हम पहले से उस चीज़ को रखे रहें, ठीक है, यानी पहले से हम सोच कर रखें कि हमको ये चीज़ फला टाइम पर हमको प्रयोग में लाना है, ठीक है। तो इसलिए ये दीर्घकालीन के लिए हो गया, या फिर कुछ पैसे ऐसे हम जमा करें ताकि बच्चे की डिग्री के काम आए, या बच्चे की कोई अच्छी शिक्षा, ठीक है, उसके लिए या कोई सर्विस के लिए वो पैसा प्रयोग किया जा सके। तो ये हो गया अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजना बनाना आवश्यक होता है। तो आगे है भविष्य का ध्यान रखते हुए, तो वो भी है योजना बनाएंगे, भविष्य को देखते हुए ध्यान में रखेंगे, तभी जाकर के हमारी अर्थव्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकती हैं। फिर छोटी योजना को प्राथमिकता। अब देखिए छोटी योजनाएं, बड़ी योजनाएं क्या होती है। छोटी योजनाएं जैसे प्रतिदिन की योजनाएं होती हैं, ठीक है, यानी प्रतिदिन हमको भोजन करना है, वस्त्र पहनना है, तो ये सारी चीज़ें जो है खान पान से लेकर के बहुत सारे खर्चे होते हैं, प्रतिदिन के खर्चे। तो ये इन खर्चों को भी एक योजनाबद्ध तरीके से हमें तैयार करना होना चाहिए कि प्रतिदिन का हमारा कितना खर्च हो रहा है, उसका भी हम ब्यौरा रखें। तो प्रतिदिन की योजनाएं जो हम बनाते हैं उसको हमें प्राथमिकता देनी है। जैसे दूध वाले को देना है, बिजली का बिल देना है, या फिर महीने में और भी जो खर्च पड़ता है वो सारी चीज़ें हैं, मकान का किराया है, बहुत से लोग हैं जो किराए के आधार पर ही रहते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो जैसी हमारी स्थिति है और हमारा जो इनकम है उसके आधार पर हमें ब्यौरा तैयार करना है अपने
आगे आने वाले कल के लिए उसको व्यवस्थित करके रखना है। सभी सदस्यों की संतुष्टि, इसमें हम ऐसा योजना तैयार करें, अपने परिवार को इस तरह से चलाएं कि सबकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और सभी परिवार के सदस्य संतुष्ट भी हों। ठीक है, तो यदि हम इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपना अर्थव्यवस्था तैयार करते हैं, बनाते हैं अच्छी तरह से, तो उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं आएगी और हमारा परिवार सुचारू रूप से चलेगा और उत्तम स्वास्थ्य भी रहेगा सभी का, अच्छी तरह से परिवार हमारा चल सकता है। कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं, किन किन कारणों से अर्थव्यवस्था हमारी प्रभावित होती है। तो पहला ये हो जाएगा इसमें कि अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया को सुचारू रखना। अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया को सुचारू रखना यानी अर्थव्यवस्था में जो आय और व्यय का संतुलन है वो बनाए रखना। तो आय व्यय के संतुलन बनाए रखने को अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया कहते हैं और उसको एक संतुलित रूप से उसको खर्च करना, यानी जितना आय आ रहा है उससे उतना खर्च ना हो बल्कि उससे कम ही खर्च हो। ठीक है, तो आय और व्यय को ध्यान में रखते हुए खर्च करना, आय और व्यय की प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना, ये होता है आपका अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया को सुचारू रखना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे भौगोलिक परिस्थिति। देखिए, भौगोलिक परिस्थिति के कारण भी क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं वो डगमगा जाती हैं। कभी कभी होता क्या है कि भौगोलिक परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है, ठीक, तो गर्मी के मौसम में हमें कम कपड़ों की आवश्यकता होती है, पतले कपड़ों की आवश्यकता होती है, खासकर सूती कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं तो हम तुरंत जाते हैं मार्केट में और सूती कपड़े जो कंफर्टेबल होते हैं कपड़े, उनको खरीदने की कोशिश करते हैं। जबकि कपड़े पर्याप्त होते हैं लेकिन फिर भी हम बेहतर तरीके से, अच्छा दिखने के लिए, अच्छे तरीके से पहनने के लिए हम फिर से जाते हैं और उस कपड़े को लेकर आते हैं। फिर जाड़े का मौसम मान लीजिए, तो जाड़े के मौसम में है तो ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो उसके लिए मार्केट में एक से एक कपड़े आते हैं। तो कपड़े को देखकर भी, किसी दूसरे को देखकर भी थोड़ा सा आपके मन में भी होता है कि हम भी ये चीज़ लें, तो उस चीज़ को जा करके आप खरीदते हैं। तो क्या हुआ कि एक व्यय का जरिया बना। तो वो क्या हो गया कि एक जितना आपके परिवार में आय आया, जितना इनकम आया आपके पास, तो आपकी चाहत बढ़ी, आप दूसरे वस्तुओं को खरीदने की कोशिश किए, जबकि आपके पास पर्याप्त है। फिर भी आप क्या किए कि अन्य मार्केट में कपड़े को देखते हुए कहे कि ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ज़्यादा सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उस चीज़ को भी ले। तो ऐसा मन कर जाता है, तो वो मार्केट में कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो उसको ले लेते हैं। उससे भी क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया भौगोलिक परिस्थिति में, यानी मौसम को देखते हुए कपड़े का चयन करते हैं। फिर है परिवार के मुखिया की भूमिका। देखिए, परिवार के मुखिया की भूमिका मुख्य होती है। जो परिवार का मुखिया होता है, जो परिवार की गृहिणी होती है, उसको भी ये खास कर ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि उनके पास इनकम कितना आ रहा है और कितना उनको खर्च करना है। तो ये भी ध्यान में रखना रहता है और सभी परिवार के सदस्यों की, सबकी आवश्यकताओं को पूरा करना भी उनका कर्तव्य होता है। इसलिए उनके लिए अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि परिवार के मुखिया की भूमिका है जो वो सही होनी चाहिए। ठीक है, उनको अटल रहना चाहिए कि आपके पास जितनी आवश्यकता है आप उससे अधिक सामान को मत लीजिए, तभी आपके पास कुछ पैसे बच सकते हैं। इसके बाद है पारिवारिक व्यय उत्तम प्रकार से नियोजित करना। देखिए, आय तो हम पा जाते हैं, लेकिन जब हम उसको व्यय करते हैं तो उसको भी
बचेगा, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि सबकी आवश्यकताओं को भी, ठीक है, खासकर जो प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना। तो ये सारी चीज़ें जब हम एक लिस्ट तैयार करेंगे और उस लिस्ट के माध्यम से हम बजट बना कर चलेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं तो बच्चों में कितना व्यय हो रहा है, जो उससे बड़े हैं उनके अंदर कितना व्यय हो रहा है, महिलाएं हैं उनका कितना खर्चा पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारी मेंटेन हो जाएगी। अर्थव्यवस्था कभी भी डगमगाएगी नहीं। ज़रूरत पर सामान लीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा न लीजिए, ठीक है। जो चीज़ आपकी आवश्यकता में आती है सिर्फ उन्हीं चीज़ों का हम प्रयोग करें, अन्यथा अन्य प्रकार की चीज़ों को लेने से बचे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है तो, ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति यदि सही नहीं है तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें कि हमको जितनी आवश्यकता की चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों का चयन करें। इसके बाद है रहन सहन का स्तर। ये भी ध्यान में रखना है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार का रहन सहन अच्छे तरीके से हो, बेहतर हो, और भी अगर सही है तो और बेहतर हो। वो हमेशा उच्च स्तर पर अपने परिवार को लाने की कोशिश करता है। तो परिवार का जो भी मुखिया होते हैं वो भी परिवार को एक अच्छे स्तर पर लाने की कोशिश करते हैं। तो वो स्तर कैसे हम डेवलप करेंगे अपने परिवार के अंदर, वो आय पर ही आधारित होता है। तो जैसे ही हमारा आय रहेगा उस हिसाब से हम उस पर खर्च करते हैं। फिर है समाज में होने वाले सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। अब समाज में होने वाले आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के कारण भी हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई नई फिल्म लगी है तो वो देखने का मन कर गया, या फिर आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि कोई नई चीज़ फैशन में आई हुई है, कपड़े को लेकर के कोई नया फैशन का कपड़ा चला है तो वो देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसका चयन कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित करती हैं अर्थव्यवस्था को डगमगाने में, यानी अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में। तो जब हम अपनी व्यवस्था को एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, अपनी व्यवस्था से हटकर कुछ पैसा बचत के रूप में लेकर के चलेंगे, तो उस बचत से हम उस चीज़ को उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई अचानक से फैशन की चीज़ें हैं, हमको लेने का मन कर गया, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमको लेना आवश्यक है हमारे लिए, तो उस बचत के पैसे से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वजह से ये इन सब कारणों से भी, मनोरंजन के कारण से या फिर फैशन के कारण से, आधुनिक फैशन, बहुत सारे फैशन चले, ज़रूरी नहीं है सिर्फ कपड़े की बात हो, एक से एक गाड़ियाँ चली हैं तो गाड़ियों का फैशन हुआ, या फिर कपड़े का फैशन हुआ, या फिर कुछ अन्य प्रकार के जो मार्केट में प्रचलन चल रहे हैं, आधुनिक रूप से जो भी फैशन आगे बढ़ रहा है उसको ध्यान में देखा जाए तो इन सब कारणों से हमारी अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं। इसके बाद है धार्मिक एवं नैतिक कारण। धार्मिक और नैतिक कारणों से, जैसे कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, या कोई कीर्तन करवा रहे हैं, या फिर कहीं जा रहे हैं, कोई मानवता के कारण यानी किसी के सहयोग में हम उसका कुछ पैसा व्यय कर रहे हैं, तो इन सब कारणों से भी हमारी अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं, है ना। मान लीजिए कि हमको इस महीने कोई पूजा पाठ नहीं करना है, लेकिन हमारा मन कर गया कि हम इस महीने के इस टाइम में हमारा घर बना है तो हम उसका क्या करें, घर भोज करें, ठीक है, यानी घर में पूजा पाठ कराई जाए, तो उसके लिए पैसा होना चाहिए ना, एक्स्ट्रा खर्च हुआ हो। तो इन सब कारणों से भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो प्रभावित होती है। फिर है परिवार का आकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर परिवार का आकार, हम उसको कह सकते हैं परिवार की संख्याओं को, ठीक है, परिवार के सदस्यों की संख्याओं को कि परिवार में कितने सदस्य हैं, तो उनकी सदस्य संख्या पर ही आधारित होता है। यदि सदस्य संख्या ज़्यादा होगी तो व्यय ज़्यादा होगा, तो हमको व्यय यानी आय ज़्यादा इनकम प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक 2 3 सदस्य मिल करके उस परिवार को चला सकते हैं। तो इस वजह से कहा
कहा भी गया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो कम परिवार होगा तो सुखी रहेगा, यानी कम इनकम में ही उस परिवार के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है यदि किया जाए तो। ठीक है, तो ये सारे कारण थे, इन कारणों से हमारी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो प्रभावित होती हैं। अर्थव्यवस्था में गृहिणी की भूमिका, ठीक है, गृहिणी की क्या भूमिका होती है परिवार में, आप सभी जानते ही हैं कि गृहिणी को मितव्ययी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और अच्छे गुण होना चाहिए उनके अंदर, ईमानदारी होना चाहिए और संतोषजनक होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं गृहिणी की परिवार में, लेकिन अर्थव्यवस्था में गृहिणी की क्या भूमिका होती है, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे कि जब गृहिणी अपने अर्थव्यवस्था को चलाने की बात करती है, परिवार को सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए गृहिणी का क्या काम होता है कि सबसे पहले कि उसको सूझबूझ से काम करना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक, गृहिणी के अंदर विशेष समझ होनी चाहिए कि कौन सा काम हम करें तो हमको फायदा होगा, कौन सा काम करें तो उससे हमारा नुकसान होने वाला है। इस चीज़ का विशेष उसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो गृहिणी है उसका दृष्टिकोण संतुलित होना चाहिए। आय के माध्यम से आर्थिक जो स्थिति है उसकी, तो आर्थिक स्थिति आय के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वो संतुलित होना चाहिए कि हम अपना बैलेंस बना करके चले कि हमको कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, परिवार को सिस्टमेटिक तरीके से चलाना, उसकी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करना हर सदस्य की। ठीक है, कितना भी आप सिस्टमेटिक तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं फिर भी कोई ना कोई समस्याएं आ ही जाती हैं, तो जो परिवार में अर्थव्यवस्था में बाधा पड़ती है। तो इस तरह से बहुत समझ होनी चाहिए, समझदारी से यदि काम लेंगी वो, तभी जा करके ये अर्थव्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये मूल आवश्यकताएं, परिवार की कुछ मूल आवश्यकताएं होती हैं। परिवार की मूल आवश्यकताएं आप जानते ही हैं, तो परिवार की सिर्फ मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, इतना ही नहीं है। ठीक है, परिवार की मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान मिल गया तो इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। प्रत्येक सदस्य को, परिवार के प्रत्येक सदस्यों को कोई न कोई आवश्यकताएं पड़ती ही रहती हैं हर समय। तो ये तो मूल आवश्यकताएं आप जानते ही हैं कि उनको प्रतिदिन कपड़े की भी आवश्यकता है, उनको भोजन की भी आवश्यकता है, लेकिन एक ही भोजन करने से उनका मन हट जाता है, इसलिए हम तरह तरह का भोजन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम वैरायटी चेंज करते हैं तो उसके लिए भी हमारी जो इनकम होती है वो प्रभावित होती है, यानी पैसा कुछ में ज़्यादा लगता है, कुछ में कम लगता है। तो ये भी अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है कि उसकी अर्थव्यवस्थाएं डगमगाए ना, उस हिसाब से हम इसको लेकर के चलें। ठीक है ना, आवश्यकताओं को लेकर के चलें। तो ये तो मूल आवश्यकताएं हैं परिवार की, जिसमें गृहिणी बहुत समझ से और सही तरीके से काम करे तो उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इसके बाद आवश्यकता होती क्या चीज़ है, तो आवश्यकता क्या चीज़ होती है, कहा जा सकता है कि जो इच्छाएं होती हैं वही आवश्यकता होती है, लेकिन ये ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए क्योंकि जो इच्छाएं होती हैं वही आवश्यकताएं होती हैं नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, ठीक है, आवश्यक चीज़ें यानी कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए हमें चौक की आवश्यकता है। ये कोई इच्छा नहीं है कि हमको चौक मिल गया, इसकी कोई इच्छा नहीं है। तो इसलिए कि आवश्यकताएं इच्छा नहीं होती, ठीक है, लेकिन एक हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमको कोई चीज़ लेना है, तो हम कह सकते हैं कि वो मेरी आवश्यकता है। ठीक है, तो आवश्यकता क्या होगी कि एक तरह से ये भी हम आपको बता सकते हैं कि किसी वस्तु को पाने की कामना करते हैं तो वो इच्छा कहलाता है। लेकिन हम किसी वस्तु के लिए जब ज़रूरी है कि हमको वो चीज़ चाहिए
काम के लिए जब हम किसी वस्तु की कामना करते हैं, है ना, किसी काम के लिए जब हम किसी वस्तु की कामना करते हैं तो वो आवश्यकता हो जाती है। लेकिन जब हम ऐसे ही किसी वस्तु की इच्छा करते हैं, यानी किसी वस्तु की कामना करते हैं कि कोई चीज़ हमें मिल जाए, तो वो इच्छा कहलाती है। इसी पे प्रोफेसर टी.एच. मेंशन ने कहा है, प्रोफेसर टी.एच. मेंशन ने कहा है, क्या कहा है आवश्यकता के बारे में, कि आवश्यकता विशिष्ट वस्तुओं की वह प्रभावशाली इच्छा है जो उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी आवश्यक प्रयास है, उनको प्राप्त करने के लिए एक जरूरी प्रयास है, एक तरह का प्रयास, यानी आवश्यकता क्या है, एक प्रयास है। कैसा प्रयास है, तो उस वस्तु को पाने की। ठीक है, तो ऐसा प्रोफेसर ने कहा है कि किसी विशिष्ट वस्तुओं को प्रभावशाली इच्छा है, यानी किसी विशिष्ट वस्तुओं की वह प्रभावशाली इच्छा है। एक तरह से हमने बताया कि आवश्यकता क्या है, एक इच्छा है, लेकिन वो इच्छा जो किसी वस्तु को पाने की है, ठीक है, किसी वस्तु को पाने की है, तब वो आवश्यकता कहलाती है। ठीक, तो अब इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, इसकी विशेषताएं कहा जाए या लक्षण कहा जाए तो बहुत तरह के इसके लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो आवश्यकता होती है वो अनंत होती है, हमारी आवश्यकताएं अनंत होती, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हर समय किसी न किसी वस्तुओं की हमको आवश्यकता पड़ती रहती है। तो अनंत होती है, पूरक होती है। जैसे मान लीजिए पूरक होती है, हमने कह दिया कि हमें गाड़ी की आवश्यकता है, तो गाड़ी की आवश्यकता के लिए हमें पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, उसकी भी आवश्यकता, तो वो क्या हुआ, जब गाड़ी चाहिए तो पेट्रोल भी चाहिए, तो पूरक हो गया ना उसके, यानी कि जो हमको आवश्यकता हो रही है उसको भी किसी चीज़ की आवश्यकता है। जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है, यानी हमें अगर गाड़ी की आवश्यकता है, कार की आवश्यकता है, तो कार को किसकी आवश्यकता हुई, पेट्रोल की आवश्यकता हुई। तो क्या हुआ कि आवश्यकता जो होती है वो पूरक होती है, फिर वैकल्पिक होती है। वैकल्पिक होती है का मतलब ये हुआ कि हम इसकी जगह कुछ की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। वैरायटी है, जैसे मान लीजिए हम गाड़ी खरीदने के लिए गए हैं, तो गाड़ी में बहुत सारी कंपनियां हैं गाड़ी की, तो हम उसमें हम चयन कर सकते हैं कि हम किस कंपनी की गाड़ी लें जो हमारी आर्थिक स्थिति के हिसाब से हो। तो ये हो गया वैकल्पिक। ठीक, फिर है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति भी होती है, आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति होती है। कभी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाती है, हम उसको यूज करते हैं, फिर वो चीज़ जब खराब हो जाती है तो हम पुनः उसी चीज़ को खरीदते हैं। तो ये हो गई पुनरावृत्ति। फिर फैशन से प्रभावित होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि आवश्यकताएं जो होती हैं वो फैशन से भी प्रभावित होती हैं। नया नया फैशन आता है, उसके अनुसार ही आवश्यकताएं हमारी जो होती हैं वो बदलती रहती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, प्रभावित मूल आवश्यकताओं के बारे में, गृहिणी के बारे में कि गृहिणी की भूमिका क्या होती है, और उसके साथ ही साथ आवश्यकता क्या है, आवश्यकता की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है बच्चों।